मनोज जगदाले, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हालांकि इस पूरे मामले को लेकर एक्सप्लेन बहुत अच्छे से राजीव कर चुके हैं, लेकिन अब मैं समझना चाहूंगी कि क्या वाकई पवार फैमिली की मुश्किलें बढ़ने वाली है या ऐसे दबाव की राजनीति कही जाए? देखिए पूजा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले एक हफ्ते के भीतर महाविकास आघाड़ी के 3 नेताओं को ईडी का समन्स आया है। एक है रविंद्र वायकर, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के वहां के एक विधायक हैं, उन्हें भी ईडी का नोटिस आया है, समन्स आया है। दूसरा किशोरी पेडनेकर, मुंबई की मेयर रह चुकी है, उन्हें भी कोविड घोटाले के मामले में ईडी का समन आया है। और तीसरा है रोहित पवार। देखिए मामला काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। रोहित पवार ने कोई भी लोन महाराष्ट्र बैंक से नहीं लिया है। दरअसल मामला इस प्रकार का है कि कन्नड़ शुगर मिल ये बीमार हो चुकी थी और इसे बंद कर दिया गया था। तो बंद करने के बाद इसकी नीलामी करनी थी। नीलामी में 3 कंपनियों ने इसमें सहभाग लिया था और इसमें से बोली सबसे ज्यादा लगाई थी रोहित पवार की बारामती एग्रो ने, और वो सिर्फ 50 करोड़ रुपए में खरीदी गई चीनी मिल। तो ईडी का कहना है कि इतनी बड़ी चीनी मिल सिर्फ 50 करोड़ रुपए में कैसे खरीदी जाती है। दूसरा एक सबसे अहम जो सवाल इसमें यह है कि 3 लोगों ने बोली लगाई थी, जिसमें बारामती एग्रो, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और समृद्धि शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ये 3 कंपनियां इस बोली में शामिल हुई थी। जिसमें से हाईटेक कंपनी ने नीलामी के लिए जो पहले पैसे भरने थे 5 करोड़ रुपए, वो 5 करोड़ रुपए बारामती एग्रो से लेने का आरोप यहां पर लगाया गया था। और इसी सिलसिले में ये जांच चल रही है कि 5 करोड़ रुपए बारामती एग्रो ने जिस कंपनी को दिए हैं, हाईटेक इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो क्यों दिए हैं, और 50 करोड़ रुपए में सिर्फ ये जो कन्नड़ की शुगर मिल है, जिसमें इसे बारामती एग्रो ने खरीदा, बाद में ये बारामती एग्रो के नाम से जाने लगी। तो ये पैसे कहां से, इतने कम पैसे में ये कैसे खरीदी गई, इसको लेकर यहाँ पर माफ कीजिए रोहित पवार को वहां पर बुलाया गया है। रोहित पवार का कहना है कि हमेशा मैं सरकार के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाता हूं, या जब भी एक यात्रा मैंने निकाली थी, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के आंखों में सल रही है, इसके चलते मुझे यहां पर बुलाया गया है। फिलहाल बारामती एग्रो पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी लोन बकाया नहीं है। ये कन्नड़ शुगर मिल लोन न चुकाने को लेकर बारामती, ये जो शिखर बैंक, जिसे शिखर बैंक कहा जाता है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कब्जे में आई थी और इसने नीलामी की थी। तो 50 करोड़ रुपए में सिर्फ ये कैसे खरीदी गई, क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। ऐसा ही आरोप जरंडेश्वर शुगर मिल को लेकर अजित पवार पर भी हो चुका है और अजित पवार की बीवी अजित पवार समेत ऐसे कई लोगों पर आरोप लगे हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला है, ये घोटाला राजीव रंजन ने, जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उन्होंने बताया उस तरीके से ये छोटा घोटाला नहीं है, ये बड़ा घोटाला है। 65 जो नेताओं का आरोप है, पक्ष विपक्ष वाले जो नेता हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ जो नेता है, उन अजित पवार के साथ जो नेता है, उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं नजर आ रही है। कार्रवाई होती नजर आ रही विपक्ष के नेताओं पर। यह आरोप कहना है शरद पवार की पार्टी एनसीपी का। तो जाहिर सी बात है, 50 करोड़ में चीनी मिल कैसे खरीदी और एक कंपनी को 5 करोड़ रुपए कैसे दिए, हेरा फेरी हुई है क्या? ठीक है, वो तमाम सवाल होंगे जिसका सामना रोहित पवार करते नजर आएंगे और उस पर अब विपक्ष किस तरह से अपना बचाव करता नजर आएगा, क्योंकि आरोप सुप्रिया सुले पहले ही लगा चुकी हैं। वो कह चुकी हैं कि सिर्फ 96% यहां पर विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों ईडी की कार्रवाई होती नजर आती है। और मैं एक बार राजीव, अपने वरिष्ठ सहयोगी का वापस मैं रुख करूंगी। राजीव, कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए पूजा, कहना यह है कि ब्रेकिंग विद एजेंडा में लगातार हम इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो महाराष्ट्र, वो बिहार और बंगाल और उत्तर प्रदेश पे बहुत कुछ निर्भर है। इन 4 राज्यों में, और झारखंड को भी आप मिला लीजिए, इन 4 राज्यों में जो स्थितियां आ रही हैं, आपने देखा बिहार को किस तरीके से पूरी राजनीति दो तरफा होने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, और किस तरीके से नीतीश कुमार या महागठबंधन की जो जाति जनगणना या अदर बैकवर्ड या अति पिछड़ा की जो राजनीति है,
उसको बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर दांव खेला है। ठीक इसी तरह से ईडी और सीबीआई एक बहुत बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में निभा रहे हैं। आपने देखा कि जिन जिन नेताओं पर ईडी और सीबीआई की एनसीपी के जिन जिन नेताओं पर सीबीआई की और ईडी की के राडार पर थे, उन सारों ने अपना पाला बदल लिया और वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। और जिन्होंने नहीं बदला है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है आप देख ही रही हैं। तो अब शरद पवार अब महाराष्ट्र की राजनीति आज से अब दूसरी तरफ जाने की कोशिश होगी और मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा महाराष्ट्र और बिहार के विपक्ष के नेताओं पर भी शायद हो सकता है तेजी से कसना शुरू हो। 2024 की जो राजनीति है अब ये 4-5 राज्यों में बहुत तेजी से घूमेगी और इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में गठबंधन की बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको अगले 2-3 दिन में इस बारे में भी कोई खबर मिलेगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत में और उबाल आ चुका है जब आज से ईडी की कार्रवाई फिर से यहां पर होती शुरू नजर आ रही है और जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाता है कि जो सत्ताधारी सरकार की वॉशिंग मशीन में धुल गया वो उन मामलों से निकल गया, लेकिन जो नहीं निकला, जो उनके साथ नहीं रहा, वो अभी भी आरोपी बनकर ईडी सीबीआई का सामना कर